गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम संज्ञा के विकार का। लिंग और वचन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कारक। चलिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम ही क्रिया को पूरा करवाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दिखाने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के विभिन्न संबंधों को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे एक पैराग्राफ लिखा है मैम ने। आज रिंकू के बड़े भाई का जन्मदिन है। उसने भाई के लिए पत्तियों से कार्ड बनाया है और एक पेन भी उपहार में लाया है। शाम को घर पर केक काटा जाएगा और खूब खाना पीना होगा। तो हम इसमें क्वेश्चन बनाकर देखते हैं किस तरीके से हमें पता चलेगा कौन सा कारक है। किसका जन्मदिन है? भाई का। कार्ड किसने बनाया? किससे बनाया? पत्तियों से। वह क्या, किसका भाई है? रिंकू का। वह क्या लाया? पेन। कार्ड किसने बनाया? रिंकू ने। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए ने, से के लिए आधे चिन्हों का प्रयोग किया है। ये ही चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें कारक परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं बेटा: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब कर्ता अर्थात करने वाले, यानी कि काम को करने वाला। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया के करने का बोध, यानी कि काम को करने का बोध, वह कर्ता कहलाता है। जैसे कि छात्रा ने दौड़ लगाई, तो इसमें काम करने वाला कौन है? छात्रा। ठीक है, छात्रा दौड़ लगाती है, छात्रा दौड़ लगाएगी। तो इन दोनों वाक्यों में बेटा दौड़ लगाने का काम छात्रा ही कर रही है, तो इसलिए क्या हो गई? वो कर्ता। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बेटा? ने का प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया हो तभी ने का प्रयोग होता है, यानी कि सकर्मक क्रिया के साथ ही ने का प्रयोग होगा बेटा। जैसे कि विदुर खाना खाता है। क्या खा रहा है विदुर? खाना खाता है, वर्तमान काल। उदित अभी बाजार जाएगा, भविष्य काल की गया नहीं है, वो जाएगा। निर्जा खुश हुई, भूतकाल के लेकिन अकर्मक क्रिया है। ठीक है। स्मिता ने दूध पिया, भूतकाल सकर्मक क्रिया। तो क्या क्वेश्चन करेंगे हम? स्मिता ने क्या पिया? दूध। तो कभी कभी कर्ता के लिए को विभक्ति का प्रयोग भी होता है, अतः विभक्ति चिन्ह से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक है। वाक्य की रचना और अर्थ की गहराई को समझना चाहिए। सविता को काम सीखना चाहिए। नेताओं को जनता के हित में काम करना चाहिए। ठीक है। से के द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। चौकीदार के द्वारा चोर पकड़ा गया। विद्यार्थियों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। वृंदा से खाया नहीं जाता। ठीक है बेटा। आगे है कर्म कारक। कर्म में देख क्या है? वाक्य की जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वह संज्ञा कर्म होती है। जैसे कि सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही क्या हो गया? कर्ता। किसको पकड़ा? चोर को। चोर क्या हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग क्या है हमारा? को। जैसे कि कर्ता ने कर्म को। इस वाक्य में दीपिका सेब खाती है। इस वाक्य में खाती है क्रियापद के व्यापार का फल सेब पर पड़ता है, अतः सेब कर्म कारक हुआ, परंतु यहाँ विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि को परसर्ग के बिना कर्म कारक भी हो सकता है। बेटा जो हमारी सकर्मक क्रिया है हमेशा कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी कि उसमें कर्म होता है। ठीक है। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। आगे देखते हैं करण कारक। किसी क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन का सहारा लेता है वह करण कारक होता है, यानी कि जिस साधन की मदद ली जाए वह निर्जीव संज्ञा होती है। जैसे कि संगीता ने चाकू से फल काटे, तो फल काटने का साधन क्या है? चाकू। तो चाकू से फल काटे ना। माली ने फव्वारे से पानी दिया, तो किससे पानी दिया? फव्वारे से। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके साधन होते हैं के, द्वारा, के साथ आदि परसर्ग भी मिलते हैं। कभी कभी से विभक्ति का प्रयोग साधक के रूप में न होकर कई अन्य रूपों में भी होता है। खान मजदूर दम घुटने से मरे, पुस्तक ध्यान से पढ़ो। तो साधन न होकर यहाँ पर कारण है बेटा। वो किस कारण मरे? दम घुटने के कारण मरे ना। आगे संप्रदान। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए,
या देने का भाव हो, संप्रदान कारक। जैसे कि प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया, तो किसको दिया? विद्यार्थी को दिया, प्रमाण पत्र दिया ना। मेघना ने अपनी सखी के लिए पेन खरीदा, गायत्री ने भूखे के वास्ते खाना बनाया। तो यहाँ विद्यार्थी को, सखी के लिए, भूखे के वास्ते संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के परसर्ग को, के लिए आदि होते हैं। अब संप्रदान कारक और कर्म बेटा दोनों का परसर्ग को है। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो संप्रदान का को भी है ना, के लिए, किसके लिए। परंतु दोनों के अंतर को समझना चाहिए। वाक्य के जिस संज्ञा पद पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जबकि संप्रदान कारक में के लिए, ठीक है, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है वो कर्म को हो गया, लेकिन संप्रदान में के लिए, के वास्ते, ठीक है। जैसे कि विद्यालय में खेलने को मैदान नहीं है, खेलने के वास्ते मैदान नहीं है। यह पुस्तक श्यामली को दे दो, तो श्यामली के लिए। उपयुक्त वाक्य में बेटा दो कर्म है, जैसे खेलने को, मैदान, पुस्तक, श्यामली को है, परंतु इन्हें कर्म कारक से नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ खेलने को तथा श्यामली को संप्रदान कारक हैं, देने का भाव है ना, तो इसलिए क्या है? संप्रदान कारक। अपादान में क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। जैसे कि मोहन घर से चल पड़ा, वह घर से निकल लिया, अलग हुआ है। जैसे कि मैम ने एक और एग्जाम्पल बोला कि मेरे हाथ से बस्ता गिर गया, तो आपके हाथ से बस्ता यानी कि बैग अलग हुआ है ना, तो अलग होने का भाव है। उपयुक्त वाक्यों में घर से तथा पेड़ से अलग होने का भाव है, अतः अपादान कारक है। अपादान कारक का परसर्ग से है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से निकलना, सीखना, तुलना आदि होती है वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक है। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, पर दोनों में डिफरेंस है बेटा। करण कारक में से के द्वारा यानी कि साधन है करण में, ठीक है, जबकि अपादान कारक में अलगाव के रूप में अलग है, ठीक है। करण का देखते हैं। मृणाल ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो इसमें काम को करने का माध्यम क्या भाई? पेंसिल से चित्र बनाया, साधन है वो इसका। यहाँ अपादान छिपकली दीवार से गिरी, तो वो अलग हुई है, ठीक है। अब ये मत समझा दोनों में से है तो करण, लेकिन उनमें भाव देखना पड़ेगा हमें। अपादान अलग होने का है तो अपादान, और काम का साधन है तो क्या? करण। संबंध, जो शब्द एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दर्शाता है वह संबंध कारक है। जैसे कि वर्षा में नीम का पेड़ हरा भरा हो गया, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर संबंध दिखा रहा है बेटा, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, सर्वनाम का दूसरी सर्वनाम शब्द से संबंध दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा, नीम का शब्द संबंध कारक है बेटा ये, ठीक है। इसके कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, ये सब उसके चिन्ह हैं। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री आदि परसर्ग लगते हैं। अधिकरण में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है। जैसे उपवन में तरह तरह के वृक्ष हैं, तोता कोटर में बैठा है, सीढ़ियों पर ध्यान से चढ़ो, मंदिर में स्वर्ण मूर्तियां हैं। यहाँ उपवन में, सीढ़ियों पर, कोटर में अधिकरण कारक है। अधिकरण का क्या चिन्ह है? मैम बता देती हैं। अधिकरण में पर, बंदर छत पर बैठा है, तो क्या हो गया? पर अधिकरण कारक, ठीक है। के, भीतर, के, ऊपर, ये बीच आदि सब अव्यय हैं बेटा, अधिकरण कारक के परसर्ग नहीं है। आगे है संबोधन। शब्द का वह रूप संबोधन कारक में होता है जिससे किसी को पुकारा जाए, संबोध किया जाए, बुलाया जाए। इसमें शब्द के पहले अरे, ओ, अजी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम बटवा गिर गया, जैसे कि आपके पैसे गुम, आप बोलते हो ना हे राम, संबोध कर रहा है वो कि मेरे पैसे गिर गए। अरे बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। संबोधन कारक में संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है, ठीक है। पता है ना संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? देखो ऐसे करके नीचे लगता है डॉट, ठीक है। संबोधन में बच्चों, लड़कियों, स्त्रियों, पुरुषों जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज चैप्टर को समझना है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मैम आपके डाउट्स लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।